Now, the LGBTQIA++ has tried to treat itself as a minority in a broader society. Let us talk about the Brahmanical or Puranic culture. What does Hinduism have to offer to the queer culture? सोसाइटी हमारी जो थी, इंडियन सोसाइटी वॉज मोर ओपन. हम अब जिस तरह से सोच रहे हैं ना चीजों पे, हम कॉलोनियल हैंगओवर में. आई थिंक होमोफोबिया इज अ प्रॉब्लम, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट. Hello friends, today we are at Akshat Sir's place for our podcast. I am Aman Tripathi, a class 12th humanities student, and sir, I am a curious explorer as well. I have too many questions to ask from you, but today's topic which has brought me here is a rather controversial one. It is the queer history of India. All right, the queer history of India. That's a very controversial topic for sure, but I think it's a very relevant and a very interesting topic as well. Yes, sir. Yeah. But before we begin, let me tell you about Akshat sir. He is a PhD in history and a heritage conservationist. So welcome, sir. Thank you. So let us talk about the queer history. All right. ये है तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज लाइक वी नो, बट प्रॉब्लम क्या है जानते हो? प्रॉब्लम ये है कि हम जब क्वियर कल्चर के बारे में बात करते हैं तो हम आज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं उन चीज़ों को, है ना. तो जो टैबू है, जो रिस्ट्रिक्शन है, जो आज हमने क्वियर कल्चर के अराउंड बिल्ड करा हुआ है अपने माइंडसेट में, अपने बिलीफ सिस्टम में, वो शायद हमेशा से ऐसा इंडिया में नहीं था. इंडिया, आई थिंक इन एंशिएंट टाइम्स वाज अ मोर what we say a very gender fluid kind of society where the roles were not tagged. मतलब एक बॉटल नेक में, एक एयर टाइट सिचुएशन में हम आइडेंटिटीज को ब्लॉक नहीं करते थे जैसे आज करते हैं ना. लाइक यू पीपल, द पीपल ऑफ योर जनरेशन, द जेनजीज हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग टैग्स टू एवरीथिंग ना. आप हर चीज पे टैग लगा देते हो. वो उस जमाने में नहीं होता था. तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सप्लिसिटली, बहुत ही वोकली एक्सप्रेस किया गया हो कि कोई गे है या कोई बाइसेक्सुअल है या कोई होमोसेक्सुअल है या सेम सेक्स रिलेशंस हैं. ऐसा बहुत एक्सप्लिसिटली टेक्स्ट में नहीं लिखा है, मगर जो पूरा फ्लो ऑफ द टेक्स्ट है वो किसी टैग में, किसी स्टीरियोटाइप में किसी को सेट नहीं कर रहा है. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इंडिया कि बाकी सोसाइटीज, बाकी कल्चर्स, बाकी रिलीजन्स जब एक टैबू, एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहे थे ऑफ मेकिंग एन आइडियल सोसाइटी एंड अ नॉट सो आइडियल सोसाइटी, तब Indian society was all accepting. Like we've always been told that Sanatan was always all accepting, right? तो ये हमेशा से था भारत में कि हम all accepting थे. तो हमने थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया हुआ था, एक्नॉलेज किया हुआ था, और उनको समाज का अभिन्न अंग मानते थे. हम हर सेंस में मानते थे. ऑलराइट. सो इंडिया ने क्वियर हिस्ट्री को बैन नहीं किया था, टैबू नहीं बनाया था, उसको किसी रिस्ट्रिक्शन से बांध नहीं दिया था. वो फ्री फ्लोइंग सोसाइटी थी जैसे और कई मतलब एस्पेक्ट्स थे सोसाइटी के, वैसे ये भी एक एस्पेक्ट था सोसाइटी का विच वाज एक्सेप्टेबल टू देम. आई एम नॉट सेइंग दैट इट वाज इन द मेन स्ट्रीम और द सोसाइटी वाज सेलिब्रेटिंग देम और एनीथिंग, बट इट वाज देयर एंड इट वाज expressed and acknowledged and recognized time and again, and there have been certain like amazing examples and instances of that in history जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे. Yeah. So sir, are there any mythical accounts in our religious texts? Mythical. See, when we talk about mythology, I feel the Greek mythology, the Roman mythology, and the Indian mythology has been very diverse, very very diverse. मतलब आपने ग्रीक हिस्ट्री में, ग्रीक माइथोलॉजी में सुना है, रोमन माइथोलॉजी में सुना है. वी हैव इंस्टेंसेस ऑफ Zeus falling in love with Ganymede. We have example of Achilles and Patroclus. अब ये Achilles और Patroclus warriors थे, they were lovers as well. इनकी एक shrine भी बनी हुई थी. और when Alexander and Hephaestion visited that region, they visited that shrine as well, the shrine of Achilles and Patroclus. तो अब Alexander the Great जो है
उसके जो हमने एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है, द वॉरियर किंग, द कमांडर ऑफ द ग्रीक एम्पायर आर्मी, उसके बारे में उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि वो हिफाइस्टियन के प्यार में था, वो बेगोयस के प्यार में था, राइट? एंड ऐसा नहीं है कि he was not married, he was married as well to women, but the intimacy, the platonic relationship, the deep engraved relationship which he shared with Hephaestion, we see no example of that kind of relationship in Alexander's life. So इसी तरह ये इंडिया में भी था. हम लोग बात करते हैं, शुरुआत करते हैं वैदिक एज से, ठीक है? तो वेदों में विकृति और प्रकृति के समागम की बात करी गई है, बैलेंस की बात करी गई है, मतलब द इंटरमिंगलिंग ऑफ द abnormal and the normal and bringing them all into the normal sphere of acceptance, right? तो ऋग्वेदों में मेंशन है, जैसे एक शतपथ ब्राह्मण जो एक टेक्स्ट है, उसमें हमें वरुण और मित्र की कहानी मिलती है. वरुण वही जिन्हें हम वरुण देवता के नाम से जानते हैं, द ग्रेट गॉड ऑफ ओशंस एंड डीप वाटर्स, एंड मित्र बीइंग द गॉड ऑफ शैलो वाटर्स, रिवर्स एंड द शोर लाइन्स. ये एक दूसरे के प्यार में थे. और उसी टेक्स्ट में हमें एक और लफ्ज मिलता है जो है अयोनी जात. अयोनी जात वो क्रीचर्स हैं, वो ह्यूमंस हैं जो नॉन वेजाइनल बॉर्न है. तो अयोनी सेक्स भी है, द नॉन वेजाइनल सेक्स, राइट? इसी तरह अयोनी जात भी हैं. तो हमको कई इंस्टेंसेस मिलते हैं जहां पे द सीड्स ऑफ वरुण एंड मित्र आर बीइंग यूज्ड टू प्रोक्रिएट विदाउट the real assistance of any female in that kind of dynamic, right? इसी तरह शतपथ ब्राह्मण में हमें बताया जाता है कि जो वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून है वो बेसिकली it's a flip kind of situation between Varun and Mitra, where they are flipping positions, and that's why the moon waxes and wanes. So see, what we have to understand from this text is that we don't have to go into the scientific aspect of this, right? मगर हमें ये देखना है कि इसका symbolic meaning क्या था. मतलब अगर ऐसी कहानियां हैं और समाज एक वैदिक अथॉरिटी में ऐसी कहानियां हमें प्लेस करके दिखा रहा है, तो हमें से ये पता लगता है कि द सोसाइटी वाज वेल अवेयर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट? ऐसा नहीं था कि ये कोई बिहाइंड क्लोज डोर्स वाली चीज थी या नोबडी वाज विलिंग टू एड्रेस इट. तो वैदिक लिटरेचर में हमें वरुण और मित्र की एक कहानी है, इसी तरह बुद्ध की कहानी है. अब हम लोग एक और टर्म के पास आते हैं जो है द आइडिया ऑफ किम पुरुष. किम पुरुष का मतलब है व्हाट काइंड ऑफ मैन. तो ये जो अमेजमेंट है उसमें वो ये है कि दे वर नॉट द स्टीरियोटिपिकल मेन. तो बुद्ध जो है वो किम पुरुष हैं, ठीक है? अब बुद्ध की शादी जिनसे हुई वो ईला हैं, चंद्रवंशियों की, ठीक है? अब ये जो ईला हैं इनके लिए माइथोलॉजी ऐसा कहती है, इंडियन माइथोलॉजी ऐसा कहती है कि ईला जो है वो शिव पार्वती के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर कर गई थी, तो उन्हें किसी तरह का कर्ज दे दिया था शिव ने, दैट फॉर 15 days she will be a man and for 15 days she'll be a woman. That's 15 days and 15 days in a month, right? तो अब ये जो 15 दिन पुरुष 15 दिन स्त्री का जो उनके साथ था, उसमें जो एक और मतलब एडेड पोर्शन ऑफ दैट कर्स वाज कि इनको याद नहीं रहेगा. जब ये 15 दिन पुरुष रहेंगी तो उन्हें अपना स्त्री अंग याद नहीं रहेगा, जब 15 दिन स्त्री रहेंगी तो पुरुष अंग याद नहीं रहेगा. और मजे की बात यह है कि बुद्ध ने शादी करी और बुद्ध को मालूम था कि 15 दिन ये पुरुष होती है, 15 दिन ये स्त्री होती है, राइट? ही एक्सेप्टेड हो और हिम एंड ही प्रोक्रिएटेड विद ईला. इसी तरह पूरी चंद्रवंशी क्लैन शुरू होती है, जिससे आगे चल के कृष्ण भी जिस क्लैन में आएंगे. ये हो गई चंद्रवंशियों की बात. अब हम इंडियन माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सूर्यवंशियों की बात भी कर लेते हैं. तो हम भगवान राम के पूर्वजों की बात करते हैं. तो इसी सूर्यवंश में, इसी इक्ष्वाकु वंश में भागीरथ के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है? अब भागीरथ के पहले जो राजा थे सूर्यवंशियों के, वो थे राजा दिलीप. इनकी 2 पत्नियां थी.
ठीक है, राजा दिलीप की डेथ हो जाती है अनटाइमली, और उनके कोई बच्चा नहीं होता, कोई देयर इज नो प्रोजेनिचर. ऑलराइट, सो द टू women they cry and bereave his death and feel that the end of Suryavansh is coming to a close. But उनको शायद शिव भगवान आके कोई वरदान दे देते हैं या ऐसा कुछ होता है जिससे इवेंचुअली बोथ द women they fall in love with each other. एंड अमेजिंग पार्ट ये है इस स्टोरी का कि उन दोनों महिलाओं के एक पुत्र भी होते हैं, और वो जो बेटे हैं वही भागीरथ हैं. वही भागीरथ हैं जो गंगा को पृथ्वी पर लेके आए हैं, और ये वही भागीरथ हैं जो भगवान राम के पूर्वज हैं, जिनकी लाइन ऑफ हायरार्की में आगे चल के भगवान राम भी पैदा होंगे. तो इंडियन माइथोलॉजी जो है ना, वो टाइम एंड अगेन इस एस्पेक्ट को टच कर रही है. वो टाइम एंड अगेन हमें ये दिखा रही है कि सोसाइटी किसी भी बैरियर से नहीं बिल्ड हो रही है. इट हैज ऑलवेज बिन क्रॉसिंग दैट बैरियर. एंड द स्टोरीज, ये स्टोरीज क्यों डाली गई हैं ऐसे टेक्स्ट में, मतलब व्हाट वाज द नीड ऑफ पुटिंग इट लाइक दिस, इफ यू आस्क मी. तो मैं ये कहूंगा कि इट वाज टू मेक यू बिलीव and to make you aware that these kind of things can also exist. A same sex kind of situation can exist. A person who identifies as trans, जिसको आज तुम लोग ट्रांस कह रहे हो, उसको उस जमाने में कोई टैग नहीं दिया, जैसा मैंने बताया था, कोई आइडेंटिफाई करके उनको हमने सेग्रीगेट नहीं कर दिया. वो सब उस समाज का उतना ही हिस्सा थे जितना कोई पुरुष या स्त्री, कोई राजा या रंक था उसका हिस्सा. तो वो सब वहां पे थे. मगर टू बी अवेयर, द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज वाज दीज टेक्स्ट्स, राइट. तो इन टेक्स्ट्स में ऐसी स्टोरीज इसलिए डाली जाती थी जिससे कि समाज विद टाइम ये भूल ना जाए, या वो अपने आप को एक बॉटल नेक एयर टाइट सिचुएशन में कैद ना कर ले, बंद ना कर ले. इसलिए उनके विचारों को ब्रॉड रखने के लिए, ओपन रखने के लिए इस तरह की स्टोरीज डाली गई. ठीक है, इनका सिंबॉलिक मीनिंग होगा, इनका कोई मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होगा फॉर श्योर. मगर हमें जिस चीज पे फोकस करना है वो ये करना है कि अ क्वेयर एस्पेक्ट has been explicitly expressed in these kind of texts. So don't you think this is very interesting? That's really cool insight. और actually ये जो symbolism use हुआ है and not giving tags to such things, क्या हम लोग इससे ये चीज इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उस समय ये माना जाता था that unnatural is also natural? Yeah, that is what the idea of Vikriti and Prakriti is, no? Like I told you in Rigved. So Vikriti, Prakriti यही है that you can even bring the abnormal into the normal sphere, the normal realm, right? तो हो क्या रहा है ना कि जब आप किसी चीज को टैग करते हो, जब आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हो, तो आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स रॉन्ग. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एक नेचुरल सेग्रीगेशन क्रिएट हो जाती है ना, दैट I am a heterosexual, he is a homosexual, this kind of situation, right? Or a bisexual or whatever. But the thing is that अगर हम ये tags हटा दें, तो हम भी मनुष्य हैं, तुम भी मनुष्य हो, सब मनुष्य हैं. We are leading a life. We have our choices, we have our desires, we have our way to follow. We can go in any direction without being identified or delimited in a certain way or in any way, right? Right, sir. So, sir, now that we have touched the Vedic period, let us talk about the Brahmanical or Puranic culture. What does Hinduism have to offer to the queer culture? See, when we talk about the Vedic age, we talk about the free society, the society which was all accepting, a very broad-minded kind of society. What happened with time कि जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रही थी ना पोस्ट वैदिक एज से या आर्यन इन्वेजन के बाद, तो ब्रह्मानिकल सोसाइटी जो थी वो थोड़ी सी कंसोलिडेट कर रही थी, अपने आप को स्ट्रक्चरलाइज कर रही थी. जब आप किसी भी चीज को स्ट्रक्चरलाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स ने किया, यू कैन सी कि उन्होंने स्ट्रक्चरलाइज करने के चक्कर में इतना स्ट्रक्चरलाइज कर दिया चीजों को कि वो एक एयर टाइट सिचुएशन क्रिएट हो गई वहां पे, है ना. तो
ब्रह्मानिकल सोसाइटी में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था कि वो एक एयर टाइट सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। मगर अमेजिंग पार्ट ये है कि हमें पुराणों में भी मेंशन मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड जो बुद्धिस्ट कल्चर है, जो बुद्धिस्ट राइज है, हेटेरोडॉक्स कल्चर है, वो होमोसेक्सुअलिटी पे एक्सप्लिसिटली बोल रहा है। मतलब थेरावाद जो टेक्स्ट है बुद्धिज्म का, उसमें दे आर all accepting to the homosexuals and they are considering them as an equal part of the society. So the trans, the LGBTQ has got a place in the Buddhist society as well. Brahmanical society में जो एक मनुस्मृति ड्रिवन सोसाइटी है, मनुस्मृति वॉज नेवर, इन माई नॉलेज एटलीस्ट, वॉज नेवर द बाइंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द सोसाइटी। मतलब वो इस्लाम के शरीयत की तरह नहीं था कि आपको यू हैव टू फॉलो इट। मनुस्मृति वॉज रिकमेंडेड द वे ऑफ लाइफ। ऑलराइट, मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, जो तुम भी जिन चीजों पे अपना मतलब प्रतिरोध दोगे, जिस पे मैं भी विरोध करूंगा, ऐसी चीजें हैं उसमें। मगर पुराणिक टेक्स्ट में हमें अगेन मेंशन मिल रहा है इस तरह की स्टोरीज का। जैसे शिव पुराण में बहुत सारा मेंशन है। शिव पुराण में देयर इज अ मेंशन ऑफ शिव फॉलिंग इन लव विद विष्णु क्रॉस ड्रेस्ड एज मोहिनी। सो हमें सबको पता है, हम लोग इलाहाबाद में हैं, हम लोगों ने वो कुंभ की कहानी सुनी हुई है कि समुद्र मंथन से कैसे कुंभ का अमृत कुंभ निकला और उसको लेके एक स्त्री विष्णु ने एक स्त्री रूप ले लिया जिसको मोहिनी के नाम से जानते हैं, और वो उस कुंभ को लेके राक्षसों से असुरों से भाग रही थी। तो ये स्टोरी तो मेन स्ट्रीम स्टोरी है, वी ऑल नो अबाउट इट। एक एस्पेक्ट और आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट नॉट बी नोइंग अबाउट इट, एंड दैट इज कि इस मोहिनी से, ये इतनी खूबसूरत मोहिनी थी विष्णु की, कि इससे शिव को प्यार हो गया। ठीक है, शिव ट्राई टू प्रोजेक्ट दैट ट्रस्ट ऑन हिम, on him or her, whatever. So, in that extreme state of passion, when Shiva ejaculated, a son was born, and that son was अयप्पा। तो अयप्पा के मंदिर आज भी साउथ इंडिया में है। अयप्पा के मंदिर आज भी तुम्हें मतलब एक फॉलोअर्स मिल जाएंगे उनके, उनकी पूजा करने वाले। तो ये अयप्पा जो है, ये भगवान अयप्पा, ये इनको एक और नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज हरिहर पुत्र। हरि बीइंग विष्णु, हर बीइंग शिव, एंड द पुत्र ऑफ शिव एंड विष्णु। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ब्रह्मानिकल सोसाइटी भी एक्नॉलेज तो कर ही रही है ना इस एस्पेक्ट को। Maybe they're not accepting this aspect of the society. They are being a little judgmental, a little more judgmental than how it was in the Vedic age. अब थोड़े ज़्यादा हो गए हम restricted, मगर acknowledge तो कर रही है ना जब इस तरह की stories हैं। या मंदिरों में उकेरी गई मूर्तियाँ, be it the temples of Khajuraho or many other temples in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Konark Sun Temple, they all have such iconography, such imageries which clearly showcase the unnatural sex, be it bestiality, be it the lesbian sex, the gay sex, same sex, heterosex, bisex, orgies. Why is it so? Again, like I told you, that the society needed an exposure. जैसे आज आपको वैश्विक समाज को समझने के लिए, द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, you have to watch certain movies, you have to watch certain videos, you watch certain documentaries to know about them. उस जमाने में तो था नहीं। The only pictographic expression or exposure could be seen through these grand temple walls. तो जब ये गांव देहात में रहने वाले लोग जब इन मंदिरों में विजिट करते थे, तो वो इन मूर्तियों को देख के दे यूज्ड टू वंडर कि क्या ये भी एस्पेक्ट हो सकता है चीजों का। या व्हाट आई फील इज कि जैसे आपके विचार होते हैं, जैसे आपकी थॉट्स होती है ना, आप मूर्तियों का वैसा अर्थ निकालते हो, है ना। मतलब टू विमेन स्टैंडिंग इन एम्ब्रेस, फॉर आई थिंक सो, आई मे नॉट बी कंप्लीटली करेक्ट अबाउट दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि two women standing in close embrace would be
felt and deciphered as good friends by a heterosexual woman, but a homosexual woman would see it in a very different light, would see it as a, what I say, a platonic or passionate intimate relationship. तो ये मूर्तियां जो थी ना, ये आपको ये एक्सपोजर दे रही थी, और ये एस्पेक्ट जो है टेम्पल आर्किटेक्चर का ये लोग नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंबॉलिक है, थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से हटके ना. नोबडी केयर्स अबाउट दीज थिंग्स. हमारे पास और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं टू फाइट ओवर, तो हम इन चीज़ों पे इतना ध्यान ही कहाँ देते हैं. मगर हमने सब कुछ दिखाया है. हमने स्टेबल में ऑजीज दिखाई हैं, हमने टेम्पल आर्किटेक्चर में ओरल सेक्स, एनल सेक्स, है ना, इस तरह की चीज़ों को दिखाया है टू टेल द वर्ल्ड दैट द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम न्यू अबाउट इट. अगर खुद सोचो, एक मिनट के लिए अपने दिमाग में ये सोचो कि उन मूर्तियों का अस्तित्व हटा दिया जाए, वो थी ही नहीं कभी, तो क्या आज हम और तुम ये जान पाते कि उस सोसाइटी में ये सब चीजें रिकॉग्नाइज थी कि नहीं थी? दैट इज इंपॉर्टेंट. नो, ये कोई देखता ही नहीं है. एवरीबडी थिंक्स दैट व्हाई दिस obscenity is there on the temple walls. That's not obscenity. That's just expressionless, objective, numb portrayal and representation of a certain thing on a temple wall, on the outer walls of the temple, showing the worldly affairs on the outer wall, and telling us, to the to those who are viewing it, कि ये भी exist करता था. The society knew about this aspect, the queer aspect of India. So, sir, now that we have touched the topic of sexuality, क्या कामा सूत्र भी हमें इन सब चीजों के बारे में हिंट करता है? बिकॉज टू द वेस्टर्नर्स इंडिया इज ऑल्सो द लैंड ऑफ द कामा सूत्र. Yeah. So yes, Kama Sutra, which was written around 3rd or 5th of century, it was between 3rd and 5th century, has talked about the third gender. There's a term for it. I'm just forgetting it. For the third gender, थर्ड नेचर कुछ something like that. Some Prakriti, no? तृतीय प्रकृति. तृतीय प्रकृति, Yes, एग्जैक्टली, right. तृतीय प्रकृति. सो तृतीय प्रकृति में जब उन्होंने बातें बताई हैं, या सेम सेक्स रिलेशनशिप के बारे में भी बताया है, तो कामसूत्र का जो अगेन जो परसेप्शन है ना मॉडर्न वर्ल्ड में, वो बड़ा ही गलत है. इट इज नॉट अ काइंड ऑफ एरोटिका. स्टॉप ट्रीटिंग इट एज एरोटिका. इट इज अ ट्रीटीज. इट इज अ शास्त्र. काम शास्त्र का अंग है कामसूत्र, रिटन बाय वात्स्यायन. सो उसमें पूरी साइंस है ऑफ लिविंग अ लाइफ, ऑफ लीडिंग अ लाइफ ऑफ प्रोक्रिएशन, बिकॉज दैट इज व्हाट civilization seeks, and that is what the civilization relies upon, right? तो हम उस प्रोक्रिएशन वाले एस्पेक्ट को नहीं किनारे कर सकते हैं. वो सेंट्रल एस्पेक्ट है किसी भी सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस का. और कामसूत्र जो है वो बहुत ही स्विफ्टली उस टॉपिक को मतलब कवर कर रहा है. वो ओरल सेक्स में सेम सेक्स रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है. वो अगेन अयोनी सेक्स में बात कर रहा है, द नॉन वेजाइनल सेक्स में एनल सेक्स की बात कर रहा है. वो ऑजीज में बात कर रहा है. वो बाइसेक्सुअलिटी का भी टॉपिक कवर कर रहा है. ठीक है, वो बहुत ही साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली उस चीज को देख रहा है. वो जज नहीं कर रहा है कामसूत्र कि it is right or it is wrong or what the society accepts or what it doesn't accept. It's not doing all that. It is just giving you the shastra of a certain aspect. अब इसी कामसूत्र का एक इसकी एक कमेंट्री आई थी रिटन बाय यशोधरा, एंड इट वाज कॉल्ड जय मंगला. अब दिस जय मंगला हैज given great details about the queer aspect of the society, without tagging it. There's no tag about it for sure, but they have recognized कि society में, particularly the Hindu society, because that is what was existing in majority in India at that time. Buddhism was already in the decline after that. So it was clearly addressed, acknowledged, recognized, and a number of instances are given in Yashodhara's commentary of Kama Sutra as well, which is you can find the text even today. It's called Jai Mangala. All right. So this was about the
late or the early medieval history, the late ancient part of Indian history. All right. Yeah. Okay, sir. तो सर अब हम लोगों ने हिंदुइज्म पे तो बात कर ली. लेट अस टॉक अबाउट द लेटर इन्वेजन्स, द दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर. क्या उनमें भी हेट्रोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी के हिंट्स थे? See, when we talk about the Islamic world, let's go back to Central Asia for a minute. ईरान की तरफ चलते हैं, अंदलूस की तरफ चलते हैं. ठीक है. You all must have read the love poetry of Jalaluddin Rumi. This Maulana Jalaluddin Rumi, who is considered to be आजकल की तुम्हारी जनरेशन के लिए जलालुद्दीन रूमी इज अ बेंचमार्क. आप लोग लव पोएट्री उन्हीं के भाषा में कन्वे करते हो एक दूसरे को, बिकॉज द वेस्ट लव्स जलालुद्दीन रूमी. अब ये जो जलालुद्दीन रूमी है, जो इश्क के ऊपर इतने गजल लिख रहे हैं, ये किसी आदमी, किसी लड़के के ही प्यार में वो लव पोएट्री लिखे हैं. तो सेंट्रल एशिया में था ये. अगेन इट वाज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द ग्रीक कल्चर, जहाँ पे पेडेरेस्टी, सॉडमी were going on without any kind of taboo attached to them. ठीक है. मतलब Alexander's father was killed because of pederasty, because there was a man named Attalus who had who tried to thrust himself upon this boy, a very good looking boy whose name was Pausanias, I guess. And Pausanias ने फिलिप द सेकेंड, द फादर ऑफ अलेक्जेंडर, उनके पास जाके ये प्लीड किया कि मुझे न्याय दीजिए और मेरे साथ एक तरह का रेप हुआ है. ठीक है. तो फिलिप द सेकेंड डिडंट से मच टू एटलस. उसने दूसरा रीइंफोर्समेंट दिया, उसने पोसोनियस को इंपॉर्टेंट पोजीशंस दे दी, एंड ही इवेंचुअली बिकेम द किंग्स गार्ड. ही रोज टू बिकम द किंग्स गार्ड. और नतीजा ये हुआ कि द सेंस ऑफ जस्टिस वाज नॉट फेल्ट बाय पोसोनियस इन ऑल दिस. तो that is how Philip II was assassinated. Coming back to the Islamic world, I told you about Jalaluddin Rumi. Let me tell you about the Irani culture. The Irani culture also recognized same-sex relationships. ठीक है. तो अब जब इंडिया में इन्वेजन हुए तो इंडियन सोसाइटी ऑलरेडी हैड टेम्पल्स ऑफ खजुराहो बिल्ट बाय देन. तो हमें ये तो पता है कि इस्लाम के आने से ये सब नहीं आया है हिंदुस्तान में. लाइक पीपल कीप ऑन क्लेमिंग ना कि ये मुस्लिम वर्ल्ड से ये चीजें आ रही है. नहीं, इट हैजंट बीन सो. इंडिया वाज मोर ओपन टू सच थिंग्स बिफोर द इन्वेजन ऑफ इस्लाम, बिफोर इस्लाम सेटिंग इट्स फुट ऑन इंडिया, ऑन द लैंड ऑफ इंडिया. तो ये कह देना, फिर अगेन ब्लैक एंड व्हाइट में देख लेना कि इस्लाम के आने के बाद होमोसेक्सुअलिटी आ रही है यहाँ पे, या उसका जिक्र आ रहा है, या उसका मेंशन आ रहा है. इट्स नॉट सो. was there. So and I have amazing instances of that, I can tell you. Let's talk about the Delhi Sultanate. तो दिल्ली सुल्तानों में जो सबसे मशहूर एंड टॉक्ड अबाउट सुल्तान है, अगेन द कंट्रोवर्शियल वन, इज अलाउद्दीन खिलजी. अब अलाउद्दीन खिलजी को एक स्लेव मिला जिसको 1000 दिनारी भी कहता था वो, क्योंकि ही बॉट हिम इन 1000 दिनार्स, 1000 dinars, and this slave was named Malik Kafur. Malik Kafur was the closest confidant of Alauddin Khilji. We all know it. ठीक है. अब Ziauddin Barni, who is considered to be a little controversial but an authoritative source on the history of Delhi Sultanate, his book Tarikh-e-Firoz Shahi talks in detail about the deep, intimate relationship of Alauddin Khilji and Malik Kafur. And it was not just platonic, it was a full-fledged physical relationship. और मजे की बात ये है कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी was killed and poisoned and the throne was snatched away from him by this man only, whose name was Malik Kafur. तो जिसको वो अपना प्यार मानता था, जिसको वो अपना क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट मानता था, अपना लाय मानता था, जिसको वो मलिक कफूर कहना बंद कर दिया था, जिसको वो मलिक नायब कहने लगा था, he rose to the position of almost a वजीर, and उस इंसान ने ही अलाउद्दीन खिलजी को मारा.
और फिर खिलजी को मारने के बाद उसने खिलजी के बेटे को एक वेरी यंग बॉय was set on throne as a puppet king by Malik Kafur only, whose name was Umar. So अब उमार के बाद जो दूसरा भाई था अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा बेटा, his name was मुबारक खान, जो बाद में तख्त नशी भी हुआ एज मुबारक शाह. तो ये मुबारक शाह जो था, इसने मलिक कफूर, ही गॉट रेड ऑफ मलिक कफूर एंड द फैक्शन एंड हिज ब्रदर उमर एंड ही सैट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत. अब ये जो मुबारक शाह है, अगेन ये दो ट्विन ब्रदर्स के प्यार में पड़ा. ये बराडू क्लैन के थे. जैसा हमें अमीर खुसरो की किताब तुगलकनामा में पता लगता है कि ये बराडू क्लैन से थे. दे वर कन्वर्टेड मुस्लिम्स एंड इनका नाम था इनका नाम था हसन एंड हुसामुद्दीन. अब ये जो हसन है, यही आगे चल के खुसरो खान बन जाएंगे. तो ये बड़े ही पावरफुल पोजीशन में थे एंड द प्राइस दे हैड टू पे टू बी देयर इन दैट पोजीशन वाज टू बी ऑन बेड विद मुबारक शाह. तो मुबारक शाह को दोनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप या फिजिकल इंटीमेसी पसंद थी, बट ही प्रेफर्ड हसन. Even that intricate information is available to us that he preferred Hassan over Hisamuddin. ठीक है. अब ये जो हसन है, इसको टाइटल मिल गया खुसरो खान का. और there was this palace in Delhi which was the palace built by Alauddin Khilji. It was called Hazar Sutun or the Palace of Thousand Pillars. इस हजार सुतून की फर्स्ट फ्लोर पे they were in the moment. I mean, they were intimate, Hassan and Mubarak Shah. And at that moment when they were having the intercourse, he was stabbed to death, Mubarak Shah. And Khusro Khan was satisfied. That was the years of humiliation and pain which he had to go through to be in power just by being physical with Mubarak Shah culminated into one good end for him. And he took over the throne. He became Khusro Khan, the Sultan of Delhi. और बाद में हमें पता लगता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने इस फैक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया था एंड ही गॉट देम dethroned and from there starts the Tughlaq dynasty. तो दिल्ली सल्तनत में we all know about the various love affairs of अलाउद्दीन खिलजी और खिज्र खान देवल रानी की कहानी अमीर खुसरो ने भी लिखी हुई है. बट these mainstream historians like Ziauddin Barni, like Amir Khusro, they are also writing about this queer aspect of Delhi Sultanate. तो दिल्ली के समाज में, दिल्ली के मुआशरे में ये भी aspect exist कर रहा है, and not just in the poor or the downtrodden or the underprivileged, even in the close quarters and open quarters of the royal palaces as well. तो इतना थ्रस्ट के साथ अगर हिस्टोरियन उस चीज को इतिहास में लिख रहा है, which he knows that he is building a chronicle, he is building some kind of history, he is writing history when he is writing these kind of texts like Tarikh-e-Firozshahi. Tarikh in Tarikh-e-Firozshahi is nothing but history. So when he is writing these kind of texts and he is mentioning these kind of stories, so we all know that the society was well aware of these things and we were not seeing these things in a kind of lens the way we see it today. तो हम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं उस जमाने में. तो अब the pro-Mughals and anti-Sultanate people, those who have problem with Delhi Sultanate and they believe that everything was cleansed after the Mughals coming to India. So let me tell you, they also came from Central Asia. Like we all know, Babur came from Fargana. वहाँ पे भी same-sex relationship was fine. मतलब it was known to people. It was acceptable. And Babur ने खुद बाबरनामा में, which is his autobiography, which was basically his diary entries, his journal, which he maintained. उसमें बाबरनामा में वो खुद एक सबसे खूबसूरत लड़के के बारे में लिख रहा है जिसका नाम उसने बाबरी बताया है और वो उसके प्यार में है. एंड देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस लेटर ऑन आफ्टर बाबर एज वेल. तो बाबरी की बात हो गई. देयर आर इंस्टेंसेस इन जहांगीर टाइम्स, इन शाहजहां टाइम्स. देयर इज वन गवर्नर ऑफ बुरहानपुर, द सूबेदार, एंड ही वाज किल्ड बिकॉज ऑफ सोडोमी.
because he had same sex relationship. So look at it in one chronology and you'll find कि इतिहास के किसी भी एज में, किसी भी दौर में क्वियर हिस्ट्री सोसाइटी में ना हो ऐसा नहीं हुआ. वो थी और वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट में लिखी जा रही है. As authoritative as रामचरितमानस, अगेन रिटन इन 16th century. तुलसीदास लिख रहे हैं कि जब राम कह रहे हैं कि मैं किनसे प्यार करता हूं, तो वो नर नपुंसक और नारी स्त्री किन्नर सबकी बात कर रहे हैं कि मैं सबको बराबर से प्यार करता हूं. तो कितना अमेजिंग है ना ये एस्पेक्ट कि इवन राम इज सेइंग कि नर नपुंसक बेसिकली इज वन हु इज नॉट होल्डिंग ऑन टू द रोल ऑफ अ मैन इन अ सोसाइटी. The way in a way we identify with the queer culture, they are not the stereotypical masculine men, in terms of having a heteronormative relationship, right? तो वो रामचरितमानस में भी एड्रेस किया जा रहा है कि राम के लिए सारे भक्त समान हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कम पुरुष हो, किम पुरुष हो, चाहे वो क्वियर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो किन्नर हो, ट्रांस हो. एवरीवन इज वेलकम्ड, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टेबल इन दिस एम्पायर और द राज्य ऑफ राम, जैसे हम राम राज्य कहते हैं. ये तुलसीदास लिख रहे हैं 16th century में. नोवेयर ही इज डिमोनाइजिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी. जैसा कि बाद में औरंगजेब के समय से थोड़ी सी एयर टाइट सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हुई यहाँ पे. जब फतवा आलमगीरी आया था तो उन्होंने लिखा था कि कोई स्लेव अगर सॉडमी करेगा तो उसको एक 50 कोढ़ों की शायद सजा मिलेगी, कोई काफिर करेगा तो उसको 100 कोढ़ों की सजा मिलेगी, कोई और इंसान करेगा तो उसको शायद 500 कोड़े की सजा मिलेगी. मगर अगर कोई सच्चा मुसलमान सॉडमी करेगा, एनल सेक्स करेगा, सेम सेक्स रिलेशनशिप बनाएगा, तो उसको जान से मार दिया जाएगा. दिस वाज इन टेक्स्ट. वी डोंट रियली फील कि इट वाज इन द सोसाइटी, इन द कॉमन realm ऑफ द मुगल एम्पायर. क्योंकि जो राइटर्स आए 18th century में, इट वाज दैट एज व्हेन उर्दू लिटरेचर वाज राइजिंग. गजल आ रही थी भारत में, और ये जो गजल गो थे, ये जो शायर थे, जैसे गालिब हो गए, ज़ौक़ हो गए, मीर हो गए. मीर तकी मीर ने तो बहुत ही एक्सप्लिसिटली क्वियर कल्चर के ऊपर लिखी हैं शायरी, गजल. देयर इज अ टर्म इन उर्दू कॉल्ड अमृत परस्ती. तो अमृत परस्ती इज नथिंग बट पेडेरेस्टी, जिसमें एक अधेड़ उम्र के आदमी को एक जवान लड़के के डेलिकेट ट्रेट से प्यार हो जाता है, और वो उसके प्यार में इस कद्र पड़ जाता है कि वो फिर सब कुछ भूल जाता है. तो ये अमृत परस्ती है. तो मीर तकी मीर तो इसके बारे में बार बार लिख रहे हैं. एक अत्तार के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं अपनी शायरी में. वो अत्तार का बेटा कौन है? वो अत्तार का बेटा एक इत्र बेचने वाले इंसान का बेटा है, जो बड़ा ही खूबसूरत है, मीर को ऐसा लगता है. और मीर उसके ऊपर शायरी लिख रहे हैं. तो 18th century इंडिया में भी क्वियर कल्चर, दिल्ली वॉज द सेंटर ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज बैक देन. तो दिल्ली के समाज में, दिल्ली के मुआशरे में तो बिल्कुल इसके बारे में बात हो रही है. जब आप गजल लिख रहे हो, जब आप शेर लिख रहे हो, तो आप सुना भी रहे होंगे लोगों को, लोग उस पर लुत्फानंदोज भी हो रहे होंगे, मजे भी ले रहे होंगे उसमें. तो ये तो था, मतलब यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि ये नहीं था. तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये सब बदला क्यों, मतलब मॉडर्न सोसाइटी इतनी रिजिड क्यों हो गई इस चीज को लेकर के. So that is something that we should think about. So सर, हम लोगों ने देखा कि पोएट्री, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स, रिलीजियस टेक्स्ट, सब में इस चीज का मेंशन है. देन व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग? हम लोग आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखते हैं दैट इवन मूवीज यूज दैट एच वर्ड और एट्रीब्यूट certain numbers to them that are very clearly pejorative in intent. So did our society get corrupt somewhere? See, हम अब जिस तरह से सोच रहे हैं ना चीज़ों पे, हम कॉलोनियल हैंगओवर में हैं आज भी. हमारे जो नॉर्म्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न हो चुके हैं. हमें ऐसा लगता है कि टू बी वेस्टर्न इज टू बी ओपन, particularly to the Gen Z, it appears so.
बट ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है इसमें कि सोसाइटी हमारी जो थी, इंडियन सोसाइटी वाज मोर ओपन। विक्टोरियन एज जो थी ना, वो दैट वाज एन एज जब पेट्रार्की का राइज हो रहा था, इसीलिए फेमिनिस्ट मूवमेंट आया उसके बाद। और विक्टोरियन एज ने जितना फायदा दिया लिटरेचर को, उतना नुकसान दिया सोसाइटी को। तो ये क्राइम बन गया टू बी ए क्वियर इन इंडिया एज वेल। इट बिकेम क्राइम आफ्टर आईपीसी वाज कोडेड। तो 1860 में जब धारा 377 डाली गई है, द सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी 1860, उसमें इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो अब सोसाइटी ने इस एस्पेक्ट को, जिसके बारे में हाँ मतलब मेन स्ट्रीम में बात नहीं होती होगी, मगर इट वाज नॉट समथिंग टू बी गिवन इंपॉर्टेंस टू, मच हेड इनटू इट, उस चीज पे अब लोगों ने उसको क्रिमिनल ऑफेंस बताना शुरू कर दिया। पूरी हिस्ट्री उठा के देखो, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। क्या वो क्रिमिनल ऑफेंस है जब विष्णु मोहिनी का अवतार ले रहे हैं? क्या वो क्रिमिनल ऑफेंस है जब हम शिखंडी के बारे में महाभारत में पढ़ रहे हैं? क्या वो क्रिमिनल ऑफेंस है जब अमीर खुसरो निजामुद्दीन को देख के छाप तिलक सब छीनी गा रहे हैं? तो एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप, एक कोडेड अलायंस, एक डायनामिक जिसमें दो लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर कैन बी टुगेदर। हमें गे मैरिज के इंस्टेंसेस मिले जय मंगला में, द कमेंट्री ऑन कामसूत्र। हमें सब कुछ दिख रहा है कि इट इज ऑल अ वेरी ओपन सोसाइटी। हम इतने क्लोज्ड और रिजिड इसलिए हो गए क्योंकि हम ब्रिटिश आइडियाज से चीजों को परसीव करने लगे। हमने देखा कि ये जो क्वेयर कल्चर है ये क्रिमिनल है क्योंकि आईपीसी की एक धारा आ गई है ना। और हम आजाद होने के बाद भी उन प्रिंसिपल्स को, उन कोड्स को, उस इंडियन पीनल कोड को आगे चलाते चले आए। तो द प्रॉब्लम इज कि सोसाइटी तो ओपन थी, सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शंस रिलेटिवली आते गए फ्रॉम द पोस्ट वैदिक एज। वैदिक एज की सोसाइटी इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ जेंडर बायसेस और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। मगर उसके बाद पोस्ट वैदिक एज से ब्राह्मणिकल सोसाइटी के राइज के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस आए। मगर द थिंग इज कि रिलेटिवली वो रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत कम थे, वो क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे थे किसी चीज को। ठीक है, मनुस्मृति में हमें जिक्र मिलता है, मगर मनुस्मृति कोई अथॉरिटेटिव टेक्स्ट नहीं था ऑफ गाइडिंग द सोसाइटी ऑफ इंडिया। इट वाज नेवर सो, एटलीस्ट आई बिलीव सो, इट वाज नेवर सो। इट वाज ऑलवेज द recommendations of an ideal society given by certain people from the Brahmanical sphere। तो जरूरी थोड़ी ना है पूरा समाज उसको माने। अगर पूरा समाज उसको मान रहा होता तो क्या खजुराहो के मंदिर बन रहे होते? क्या कोणार्क का मंदिर बना होता? तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत रिजिड थे उस जमाने में। फिर विद द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया हमने देखा कि इस्लाम के आने के बाद भी थिंग्स नेवर चेंज्ड। वो it was something which was recognized, the queer culture. It kept on going, be it the Sultanate or the Mughals or any regional power, they were going on। ठीक है, चीजें खराब हुई जब अंग्रेजों ने पैर रखा यहाँ पे और अपने ब्रिटिश पर्सपेक्टिव को हमारे ऊपर थोप दिया विदाउट थिंकिंग मच। तो लुक एट इट, नो, हिस्ट्री टेक्स अ फुल सर्कल। आप ये देखो कि हम फ्री थे वैदिक एज में, हम थोड़े रिस्ट्रिक्ट हुए पोस्ट वैदिक एज में, मिडिवल एजेस में इट केप्ट ऑन गोइंग, द रिस्ट्रिक्शंस वर स्लाइटली इंक्रीजिंग। अंग्रेजों के आने के बाद उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया एंड नाउ सी हिस्ट्री इज टेकिंग अ फुल सर्कल। हम आज उसके बारे में खुल के बात कर रहे हैं। आज वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, आज क्वियर कल्चर इज एक्सेप्टेबल। आई थिंक होमोफोबिया इज अ प्रॉब्लम, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट। लोग होमोफोबिक हैं, ये उनकी कमी है, उनको उस पे काम करना चाहिए। होमोसेक्सुअल्स को किसी चीज पे काम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो प्रकृति है उनकी, वो नेचर है उनका। वो कोई एक डेलिबरेट चॉइस थोड़ी ना ले रहे हैं कि लेट्स बी विद मेन और विमेन और बी विद द सेम सेक्स। इट्स अ नेचुरल इंक्लिनेशन, अ काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट ऑन विच दे आर फंक्शनिंग। तो हमें तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब पूरी सोसाइटी, पूरी हिस्ट्री हमारी चीज को इतिहास के पन्नों में पलट के देखते हैं, तो हम इतिहास के पन्नों में जब इसको पलट के देख रहे हैं तो इट इज ऑल एक्सेप्टेबल। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने
अंग्रेजों द्वारा थोपे गए पर्सपेक्टिव को छोड़ना पड़ेगा एंड थिंग्स विल बी फाइन. सो या सर, आज के समय पे हम देखते हैं कि देर आर प्राइड मार्चेस, देर आर मेनी सोशल मूवमेंट्स सेंटर्ड टुवर्ड्स गेटिंग जस्टिस. तो पहले ऐसे सोशल मूवमेंट्स क्यों नहीं होते थे? जरूरत नहीं थी उनकी. जरूरत नहीं थी ना. आपने किसी चीज को क्रिमिनल तो बनाया नहीं हुआ था. इट वॉज इन एग्जिस्टेंस, मे बी इन माइनॉरिटी, मे बी इन स्मॉल नंबर्स, बट इट वॉज देयर, इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड, इट वॉज एक्नॉलेज्ड. आज हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा माइंडसेट तो एक टैबू ड्रिवन है ना. हमें तो लग रहा है ये कुछ गलत है, अप्राकृतिक है. ये अप्राकृतिक नहीं है, ये विकृत और प्रकृति का समागम है, जैसा वेदों में लिखा हुआ है. तो आज हमें इसकी जरूरत पड़ रही है. इसकी एक और प्रॉब्लम ये भी है कि आज की जो सोसाइटी है ना, पर्टिकुलरली द जेनजीज, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी जनरेशन, वो हर चीज को टैग देती है. वी आइडेंटिफाई एज दिस, वी आइडेंटिफाई एज दैट, है ना. ट्रांस कल्चर जो आ रहा है, जो वेस्ट में भी एक प्रॉब्लम हो चुका है अब अकॉर्डिंग टू देम. तो ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हमने हर चीज को टैग देना शुरू करा. बट लुक एट द टेक्स्ट इन हिस्ट्री, वहां कोई टैग नहीं दे रहा है उन्हें. वहां जेंडर फ्लूइडिटी है. वहां विष्णु मोहिनी भी बन जा रहे हैं तो कोई अमेज नहीं हो रहा. कोई ये नहीं कह रहा ये क्या हो गया, हाय राम, विष्णु जी लड़की बन गए, विष्णु जी साड़ी पहन लिए. ये टैबू जो क्रिएट किया ना हमने, ये प्रॉब्लम है. और ये टैग्स जो हैं ये क्या करते हैं, इसके फायदे हैं ऑफ कोर्स, दे हैव ऑल राइट्स टू आइडेंटिफाई एज एनीथिंग, एनीवन. बट प्रॉब्लम क्या है टैग्स की ना, ये आपको सेग्रीगेट करता है मेन स्ट्रीम से. नाउ the LGBTQIA++ has tried to treat itself as a minority in a broader society when they should be accepted as a part of the society. They are in the mainstream. Why they have to be, or they have to fight for a certain thing, for their rights to be in the mainstream? They should be accepted in the mainstream. और ये जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग, उस दिन प्राइड मार्चेस होना बंद हो जाएंगी. उस दिन ये टैबू खत्म हो जाएगा. उस दिन ये रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगे. आई डोंट नो कब होगा, मगर आई एम वेरी होपफुल कि होगा. So, sir, I believe this sums up the topic of queer history in India. It was very nice talking to you. It was a very interesting discussion. Even I felt so. So, this is what happens when a millennial and a Gen Z have a conversation. It is always interesting. So, I have a lot more questions to ask from you. Okay. But that will be the topic of another podcast. Thank you. All right.